नमस्कार। आज बात करते हैं आतंकवाद की। जब भी ये शब्द सुनते हैं तो कई सवाल मन में आते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत कहाँ खड़ा है? आज हम इसी मुश्किल पहेली को, मतलब भारत में आतंकवाद के मुद्दे को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। 2022 की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट को देखें तो भारत 13वें नंबर पर था। सोचिए, 13वें? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये मसला हमारे देश के लिए कितना गंभीर और ज़रूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये आतंकवाद है क्या। फिर भारत में इसके जो 4 अलग-अलग चेहरे हैं, उन पर बात करेंगे। कुछ आंकड़े देखेंगे कि इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। फिर जरा पूर्वोत्तर भारत पर खास तौर से नज़र डालेंगे और आखिर में इस बड़ी चुनौती के बारे में सोचेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आतंकवाद है क्या? सुनने में तो बहुत सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन असलियत यह है कि इसे परिभाषित करना, इसकी एक डेफिनेशन देना उतना ही ज्यादा पेचीदा है। तो फिर इसे समझे कैसे? चलिए एक परिभाषा से शुरुआत करते हैं। अमेरिका की जांच एजेंसी है FBI, वो कहती है कि ये ताकत और हिंसा का गैर कानूनी इस्तेमाल है, जिसका मकसद क्या है? किसी सरकार को या आम लोगों को डराना, धमकाना, उन पर दबाव बनाना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आतंकवाद की कोई एक ऐसी परिभाषा है ही नहीं जिसे पूरी दुनिया मानती हो। UN की अपनी अलग परिभाषा है, यूरोपियन यूनियन की अलग। असल में अगर खोजने निकलें तो इस एक शब्द की 100 से भी ज्यादा परिभाषाएं मिल जाएंगी, और यही बात इस पूरे मसले को और भी ज्यादा उलझा देती है। तो ठीक है, परिभाषा की ये जो दुविधा है, इसे समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि भारत में आतंकवाद के कितने अलग अलग रूप या कह सकते हैं चेहरे हैं। इन्हें हम उनके मकसद या इरादों के हिसाब से बांटकर समझ सकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत में इसे 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है एथनो नेशनलिस्ट, यानी जातीय राष्ट्रवादी, मतलब वो समूह जो एक अलग राज्य चाहते हैं या अपने समुदाय का दबदबा चाहते हैं। दूसरा है धार्मिक आतंकवाद, जो मजहबी कट्टरता की वजह से फैलता है। तीसरा है लेफ्ट विंग या वामपंथी आतंकवाद, जिनकी विचारधारा मौजूदा सिस्टम को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकने की होती है। और चौथा नार्को टेररिज्म, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये ड्रग्स और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को बचाने और फैलाने के लिए की गई हिंसा से जुड़ा है। तो ये तो हो गई परिभाषाएं और प्रकार, लेकिन इन सब थ्योरी से आगे बढ़कर अब बात करते हैं इसके असल असर की। देखते हैं कि इसकी मानवीय कीमत क्या रही है। आंकड़े जो कहानी बताते हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। ये आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। जरा देखिए, 1991 में 339 घटनाएं हुई और 1113 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब आगे बढ़ते हैं 2008 में। यहाँ घटनाएं बढ़कर 534 हो गई, लेकिन मौतों का आंकड़ा घटकर 824 पर आ गया। और फिर 2017 में तो घटनाएं 966 तक पहुंच गईं, मतलब लगभग 3 गुना, पर मौतों की संख्या और भी कम होकर 465 रह गई। ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये साफ दिखाता है कि वक्त के साथ आतंकवाद का चेहरा भी बदला है और शायद उससे लड़ने के तरीके भी। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन नंबरों के पीछे वो दर्दनाक घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कौन भूल सकता है 1993 के बॉम्बे बम धमाकों को, या फिर 2001 में देश की संसद पर हुए उस हमले को, और 2008 के मुंबई हमले। ये सब ऐसे जख्म हैं जो आज भी ताज़ा लगते हैं। चलिए अब पूरे देश की तस्वीर से हटकर एक खास इलाके पर फोकस करते हैं। इससे हमें इस मुद्दे की जड़ों को और गहराई से समझने में मदद मिलेगी। बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के उन संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों की। हाँ, तो ये जो हम बात करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी पर आधारित है, जिसमें खास तौर पे पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद की वजहों को खंगाला गया है। तो इस रिसर्च से क्या पता चलता है? देखिए, पूर्वोत्तर में आतंकवाद के पीछे कई खास स्थानीय कारण हैं, जैसे आज़ादी के बाद से चली आ रही कुछ नाराज़गी, अपनी सांस्कृतिक पहचान खोने का डर और भेदभाव का एहसास। इसके अलावा पड़ोसी देशों में बैठे संगठनों से इनके सीमा पार कनेक्शंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी हिंसा को फंड करने के लिए, यानी पैसा जुटाने के लिए, ये संगठित अपराध का सहारा भी लेते हैं। तो इन सारी बातों को, इन सभी पहलुओं को देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि भारत में आतंकवाद कोई एक सीधी साधी समस्या नहीं है जिसका कोई एक सीधा सा जवाब हो।
जैसा कि हमने अब तक देखा, ये अलग अलग इरादों और अलग अलग आंदोलनों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। कहीं अलगाववादी आंदोलन है, तो कहीं धार्मिक कट्टरता, कहीं वैचारिक लड़ाइयां हैं। मतलब भारत को एक ही वक्त पर कई अलग अलग मोर्चों पर इस खतरे से लड़ना पड़ रहा है। और यहीं पर आकर हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर रुक जाते हैं कि कोई भी देश इतने अलग अलग चेहरों वाले दुश्मन का इस बहुआयामी खतरे का सामना आखिर करे तो कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है और इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।